फिनिश फिनिश, हाँ आपका इंतजार फिनिश। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल सिंह एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी रेसिंग राहुल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एनसीसी वी और सी का पेपर सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको भी ए ग्रेडिंग से एग्जाम में पास होना है तो मेरे साथ एनसीसी के पेपर के सारे डाउट क्लियर कर लीजिए कि कैसे पेपर में क्वेश्चन का आंसर देना है और कितने पॉइंट उसमें लिखने हैं ताकि आपको क्वेश्चन पर पूरे अंक मिलें। तो चलते हैं आज पेपर की तरफ। तो हमारा पेपर देखिए कि ये पेपर कहाँ से आया, कैसे है और किस वर्ष आया था। ठीक है, ये है एनसीसी डायरेक्टरेट यूपी लखनऊ सर्टिफिकेट सी एग्जामिनेशन आंसर शीट। ठीक है, कॉमन सिलेबस आर्मी, कॉमन सिलेबस होता है ये वाला। ठीक है, वही है ये। आगे लिखा है इसमें टोटल मार्क्स 245, इससे आगे भी है 105 नंबर का जो कि आपके रिटन एग्जाम में टोटल नंबर बन जाएंगे 500 नंबर। ठीक है, आगे और लिखा है ये 3 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का? आपको अपनी स्पीड में बढ़ोतरी करनी है, 3 घंटे में ये पेपर जल्दी करना है। तो इसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइटिंग स्पीड की। आगे लिखा है, अब पेपर की ओर चलते हैं। पेपर है पहला ड्रिल। ड्रिल कितने नंबर की आती है? 10। कितने की? 10। तो इसे हम सॉल्यूशन के साथ लाए हैं, तो आपको इसका पहला सॉल्यूशन दिखाते हैं। पहला सॉल्यूशन है इसका पेपर 1 का। ये यहाँ पर ये मैंने अपने हाथों से खुद लिखा है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है पेपर का और ये बिल्कुल उसी की तरह बनाया है मैंने जो ऊपर आपको दिख रहा था। ये देखो, है कि नहीं? तो आप इसे समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं पेपर के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम आपको पहले पेपर में दिखाएंगे। यही है क्या आपका पहला प्रश्न? देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन है हमारा ड्रिल। खाली स्थान प्रकार की होती है। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, आप भी इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपको भी पता होगा ड्रिल कितने प्रकार की होती है। नहीं तो मैं चलता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में दिया हुआ है ड्रिल 2 प्रकार की होती है। कितने की? 2 प्रकार की। कितने की? 2 प्रकार की होती है ड्रिल। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, 2 प्रकार की होती है। कौन सी? मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ड्रिल होती है ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल कहाँ पर होती है? वॉर के टाइम पर, युद्ध के टाइम पर। ठीक है, और क्लोज ड्रिल कहाँ पर होती है? फील्ड एरिया में, शांति क्षेत्र में, परेड के दौरान। समझ गए? ड्रिल कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे खालिस्तान की ओर चलते हैं। दूसरा खालिस्तान है हमारा सावधान पोजीशन में पंजों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने का बनता है? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। इसे आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। आपकी जो भी डाउट हो उसे हमें कमेंट में करना और वीडियो को तब तक लाइक करो, ठोको लाइक और शेयर करो वीडियो को सबके साथ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा विश्राम तीसरा है। तीसरा खालिस्तान है। कितना? तीसरा। क्या कहता है तीसरा खालिस्तान? विश्राम पोजीशन में दो एड़ियों के बीच में कितना फासला होता है? कितना होता है? 12 इंच। कितना? 12 इंच। अगला प्रश्न इसका चौथा खालिस्तान सलामी शस्त्र किन किन अधिकारियों को दिया जाता है? किन किन अधिकारियों को सलामी शस्त्र दिया जाता है? ये प्रश्न भी आता है। तो इसे हम देते हैं मेजर रैंक के ऊपर, यानी कि आपने देखा हुआ लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। जो मेजर रैंक होती है उसके ऊपर की रैंक और मेजर रैंक को ही हम सलामी शस्त्र की कार्रवाई करते हैं, उनके लिए ही करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा आखिरी खालिस्तान है हमारा इस पहले प्रश्न का। ये हमारे 5 नंबर का प्रश्न है। ये टोटली 5 का है। कितने का? 5 का। ये यहाँ पर दिया हुआ है सल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? सल्यूट 10 प्रकार के होते हैं। सल्यूट 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? आपको इसमें भ्रम भी होगा कौन से होते हैं। कभी आप कहोगे दाएं बाएं सामने सल्यूट, ये भी होते हैं सामने सल्यूट और दाएं बाएं। एक होता है खाली सल्यूट, हथियार के साथ सल्यूट, और खाली हथियार के साथ सल्यूट, यानी कि हथियार के साथ भी सल्यूट करते हैं जैसे कि तलवार से, कैन से। ये तो हो गए आपके हथियार के साथ। राइफल से भी सल्यूट करते हैं। और एक होता है खाली हथियार, यानी हथियार ना हो, बगैर हथियार के सल्यूट, जैसे कि दाएं सल्यूट, बाएं सल्यूट और सामने सल्यूट। तो सल्यूट कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बगैर हथियार के सल्यूट और हथियार के साथ सल्यूट। आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि आप में भ्रम है, आपको लगता है कि सल्यूट 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, सल्यूट 2 प्रकार के होते हैं, हथियार के साथ, बगैर हथियार के। बस समझ गए?
तो ये हमारा 5 नंबर के हो चुके हैं। ये पेपर में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 में। कितने में? 2022 में। यहाँ पर देख लीजिए आप। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये प्रश्न हमारा 5 नंबर का है। हर एक खालिस्तान 1-1 नंबर का है। कितने का? 1-1 नंबर का। चलते हैं तो दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमें से क्या कहता है कि लैन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर है? 2 नंबर का प्रश्न है। कितने का? 2 नंबर का। तो चलते हैं हम इसकी ओर, पढ़ते हैं क्या क्या हम इसमें अंतर पाएंगे। लैन तोड़, लैन तोड़ किसे कहते हैं? लैन तोड़ यह 5 मिनट के लिए किया जाता है। ये कितने मिनट के लिए किया जाता है? 5 मिनट के लिए। पहला अंतर, यह परेड ऑफ के लिए किया जाता है। विसर्जन किसके लिए किया जाता है? परेड ऑफ, परेड ऑफ के लिए, यानी कि परेड की समाप्ति के लिए। परेड यानी छुट्टी के लिए। आपकी परेड तब खत्म हो जाती है, ड्रिल या क्लास, तो आपको घर भेज दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं विसर्जन। ठीक है। और लैन तोड़ में 5 मिनट के लिए। आगे पढ़ते हैं दूसरा क्या है इसमें अंतर। दूसरा अंतर है इसमें अधिकारी का होना आवश्यक नहीं है। हाँ, इसमें आपको कोई आपका सीनियर कैडेट भी आपको 5 मिनट का ब्रेक दे सकता है पानी पीने के लिए और कुछ करने के लिए। और लेकिन विसर्जन में अधिकारी का होना आवश्यक है। यदि आपका एएनओ सर हो और कोई भी जेसी हो या पीआई स्टाफ हो, वही आपको विसर्जन की अनुमति दे सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा। कौन सा? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इसमें वापस परेड होती है। क्या? 5 मिनट के बाद वापस परेड होती है। एक पॉइंट ये हो गया। इसका क्या होता है? इसमें परेड नहीं होती। हाँ, जब आप घर ही चले जाओगे तो परेड नहीं करोगे। ये आपका सिंपल सा थॉट है। अपने आप सोच समझकर इस चीज को आप लिख सकते हो। इसे आप सोच समझकर खुद लिख सकते हो। लैन तोड़ और विसर्जन में अंतर। अगला है हमारा कैसे करते हैं हम लैन तोड़ और विसर्जन कैसे करते हैं, तो इसका भी एक अंतर बना सकते हैं हम यहाँ पर। इसमें दाएं मुड़ करके 4 कदम चलते हैं। कितना? दाएं मुड़ करेंगे, फिर उसमें 4 कदम चलकर थम करेंगे, फिर जैन साहब बोलकर 5 मिनट के लिए ब्रेक कर लेंगे। लेकिन इसमें दाएं मुड़ कर 2 कदम चलते हैं। कितने? 2 कदम। फिर उसके बाद सलूट करेंगे। यहाँ पर जेसीओ साहब हो या ऑफिसर साहब हो, जरूरत है सलूट की, यहाँ पर सलूट करेंगे, वरना अन्यथा चले जाएंगे। लैन तोड़ करके जल्द से जल्द ग्राउंड को छोड़ देंगे। आगे है हमारा लास्ट और इसका अंतिम पॉइंट। इसका अंतिम पॉइंट है यह परेड का ब्रेक होता है। ये आप चारों पॉइंटों से समझ गए होंगे कि एक ब्रेक ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह परेड का ब्रेक है। और इससे आप समझ गए होंगे ये आपकी छुट्टी है, यानी कि ये परेड की समाप्ति है। तो आपने दूसरा प्रश्न समझ लिया, ये 2 नंबर का है। इसमें एक बात और ध्यान देना कि ये 2 नंबर का है। इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, तब जाकर मुझे 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है। यदि आप इसमें 3 या 4 भी लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्के हैं। लेकिन आप इसमें 2 ही रखोगे, 2 पॉइंट, बस 2 पॉइंट लिखोगे, तो आपके नंबर पूरे 2 पक्के नहीं हैं। तो इसको जरा समझिए, ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। और ड्रिल का, ये हमारा पेपर है ड्रिल, इसका अंतिम प्रश्न है। ये 10 नंबर का है। ये टोटल ड्रिल कितना है? 10 नंबर का है। तो इसके अगले पर चलते हैं। अगला कहता है हमारा फुट ड्रिल के उद्देश्य। इसमें आपको भ्रम होगा, फुट ड्रिल किसे कहते हैं, आप यही नहीं समझोगे। पेपर को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है पेपर। इसमें कह रहा है फुट ड्रिल। किसी फुट ड्रिल, फुट ड्रिल ही ड्रिल के उद्देश्य, फुट ड्रिल के उद्देश्य। फुट ड्रिल होती है वही ड्रिल होती है, बस ये आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर फुट ड्रिल लिख दी है, वरना ड्रिल ही फुट ड्रिल होती है। समझ गए। तो इसके उद्देश्य क्या हैं, इससे क्या होता है, इसके बारे में लिखो। तो हम इसे बताते हैं आपके। ये 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें हम तीन पॉइंट तो लिखने ही लिखने, उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करना। 4, 5, 6, 7 इतनी जगह हो वहाँ पर पेपर में, उतने पॉइंट्स लिखने। तो हमने इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं, तो 4 पॉइंटों को समझाएंगे आपको क्या होते हैं 4 पॉइंट। 1 नंबर पर कैडेट को अनुशासन सिखाना। क्या? अनुशासन सिखाना। किसी आदमी या किसी युवा या कैडेट को हम अनुशासन सिखाएंगे तो उसकी ड्रिल बेहतर बनेगी। क्या? बेहतर। सही है। दूसरा है हमारा कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना। जब कैडेट को हम कमांड कंट्रोल सिखाएंगे तो वो एक सीनियर कैडेट बनकर दूसरे कैडेटों को कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा, उन्हें नेतृत्व प्रदान करेगा। ठीक है। तीसरा है हमारा कैडेट को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। कैडेट क्या? ड्रेस पहनना। यदि आप एक सीनियर कैडेट बन जाओगे या आप एनसीसी कैडेट हो तो आपको सही तरतीब से ड्रेस पहनना आना चाहिए और सही तरतीब से चलना फिरना आना चाहिए। स्टार मार्च तेज चलते हैं तो ठीक प्रकार से स्टार मार्च करना चाहिए। समझ गए। और अगला हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। क्या है? ड्रिल ही अनुशासन की बुनियाद है। समझ गए।
तो ये हमारे 10 नंबर के हमारे अंक समाप्त हो चुके हैं। हमारा पहला पेपर समाप्त हो चुका है। पहला पेपर हमारा किसका था? रुको जरा, हमारा पहला पेपर कहाँ पर चला गया? रुको 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 जरा रुको। हाँ, हमारा पहला पेपर था ड्रिल का। ड्रिल में कितने नंबर के? 10। कितने? 10। ये हमारे 10 नंबर पक्के हैं। आप इसको देख लीजिए और पूरा चैप्टर समझने के लिए मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देख लीजिए। पूरी तरफ से ड्रिल का चैप्टर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी अगले पेपर की ओर। हमारा अगला पेपर है वेपन ट्रेनिंग। कौन सा? वेपन ट्रेनिंग। ये भी 10 नंबर का आता है। कितने का? 10 नंबर का। तो इसे पढ़ते हैं। इसमें दिए हुए हैं, सबसे नंबर 1 पर दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। हर एक फिल इन द ब्लैंक्स कितने नंबर का है? 1-1 नंबर का है। कितना? 1-1 नंबर का है। तो इसे पढ़ते हैं। तो इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है हमें 5.56 mm इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ वजन 10 किलोग्राम होता है। कितना होता है? खाली मैगजीन के साथ, भरी मैगजीन के साथ नहीं, या बगैर मैगजीन के साथ। यहाँ पर कह रहा है मैगजीन भी है लेकिन खाली उसमें लगी हुई है मैगजीन। किसमें? 5.56। ठीक है, तो इसका वजन कितना होता है? 3.69, यानी कि 3 किलो 690 ग्राम। कितना? 690 ग्राम। एक जीरो यहाँ पर लगी रहती है, जो कि आपको पता होगा लास्ट की जीरो कोई मान्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मान्य माना जाता है। तो आपको पूरी संख्या पूछी जाए तो। ठीक है, अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर 2 पर 5.56 mm इंसास राइफल में कितने ग्रुप्स होते हैं? ये आप समझोगे तब तो आपको पता होगा ग्रुप्स किसे कहते हैं। ग्रुप्स होता है जैसे कि आपकी 5.56 इंसास राइफल है, उसमें बैरल होती है। बैरल में 6 कटाव होते हैं। बैरल के अंदर 6 कटाव होते हैं, जिससे कि गोली घूमकर अपनी रफ्तार पकड़ती है। इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 6। समझ गए? उन 6 कटावों को हम 6 ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 ग्रुप्स कहते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इतनी मेहनत कर इस पेपर को सॉल्व किया था मैंने। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनसीसी के सी और बी पेपरों के लिए, जो आपके आने वाले हैं। इसमें से 80%, कितना? 80% फंसेगा। 80% इसी पेपर में से आएगा। बस सवाल का तरतीब अलग होगा लिखने का, लेकिन समझने के लिए आप अपना दिमाग का रीजन नॉलेज प्रयोग करना और इस क्वेश्चन को समझकर उसका आंसर लगा देना। उस पर ठोको, लाइक ठोको, इस पर ठोको लाइक और शेयर करो फ्रेंडों के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है नंबर 3 पर। नंबर 3 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स किसका? WT का, यानी कि WT वेपन ट्रेनिंग। ठीक है, इसका तीसरा वाला है हमारा। पेन से ले लेते हैं थोड़ा। तीसरा है हमारा 0.22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? कितनी होती है बताओ आप? 25 गज। कितनी? 25 गज। मीटर मत लिखना, गज में लिखना। इसमें गज में, क्योंकि आर्मी में यानी कि हम गज में ही सब चीज को नापते हैं, मीटर में नापते हैं, लेकिन गज की ज्यादा मान्यता है। किसकी? गज की। तो अगला चलते हैं। अगला क्या है हमारा चौथा फिल इन द ब्लैंक्स 0.22 राइफल की लंबाई। लंबाई कितनी है? 43 इंच, यानी इसकी एक और होती है सेंटीमीटर में। क्या होती है? 110 सेंटीमीटर से हम 110 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पहले क्या दिया है? इंच। इंच में पूछिए तो हम किसको लिखेंगे? 43 इंच को ही लिखेंगे। यह सेंटीमीटर लिखी होती तो हम सेंटीमीटर लिखते। ठीक है, ये हमारा आखिरी है WT का क्या? आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसे देखिए ध्यान से। इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे। पहला क्या है? MM, यानी कि इसमें आपको दिया नहीं था कि यहाँ पर क्या है, ये डैश है, खाली डैश है। यहाँ पर दिया हुआ है MM इंसास राइफल का कारगर, यहाँ पर डैश है, मीटर होता है। तो आप इसमें ध्यान लगाइए कौन सा MM होता है, कौन सा इंसास राइफल। इंसास राइफल का कुतर यानी बोल यानी व्यास कितना होता है? 5.56। तो उसे लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? पहले 5.56 को लिखेंगे। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया पहला। फिर दूसरा 5.56 इंसास MM इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? ये तो आपको पता ही है, 400 मीटर। कितना? 400 मीटर। मैंने आपको अभी भी बताया था कि गज में और मीटर में नापते हैं। किसमें? यदि आपको मीटर यहाँ पर दिया हुआ है तो आप मीटर में लिखोगे, यदि आपको गज दिया हुआ है तो गज में लिखोगे। समझ गए? तो हमारे प्रश्न हो चुके हैं WT के फिल इन द ब्लैंक्स, और इसका 5 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं इसके एक शॉर्ट्स और लघु उत्तरीय प्रश्न पर, यानी कि ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। MPI क्या है? क्या है MPI? नंबर 2 नंबर का भाई। ये कितने का? 2 नंबर का।
ध्यान से देखिए 2 नंबर में कितना लिखना है और किस प्रकार से लिखना है और किस राइटिंग स्पीड, वहां पर राइटिंग स्पीड आपकी तड़ाकेदार होना चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। जल्द से जल्द आप सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो हमारे दिया हुआ है अगला प्रश्न हमारा एमपीआई क्या है, तो इसे पढ़ते हैं। एमपीआई की परिभाषा देते हैं। फायरर यानी कि हम फायरिंग करने जाते हैं तो हम क्या हैं, एक फायरर हैं। फायर की गलतियों से या मौसमी हालातों से टारगेट पर गोलियां इधर उधर लगती हैं, उस ग्रुप की गोलियों का औसत एमपीआई कहलाता है। जैसे कि फायर हमसे भी गलती हो सकती है, हमारी बंदूक हिल जाए, बैरल ऊपर नीचे चले जाए, गोलियां एक जगह पर ना लगकर कभी गोली ऊपर लग रही, कभी नीचे लग रही है, कभी इधर लग रही है, उधर लग रही है, उसको या मौसमी हालात यानी कि हवा के रुख को, यानी हवा हमको ज़्यादा हवा चल रही है तो गोली थोड़ा साइड में जाकर लगेगी, फिर कभी कम हो जाएगी तो इधर लेफ्ट में लगेगी, कभी राइट में लगेगी। इससे हवा से भी, मौसम से भी असर पड़ता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। इसका अंतिम प्रश्न WT का अंतिम प्रश्न है ये। कौन सा? WT का। किसका? WT का। ध्यान से देख लीजिए इसको, ये भी 10 नंबर का है। क्या? ये भी 10 नंबर का है। इसकी वीडियो मैं कल डालूंगा। कब? कल डालूंगा WT के पूरे चैप्टर की वीडियो। आप ध्यान से पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा 100%। ये 100%, क्या कहते हैं 100%, उससे बाहर कुछ भी नहीं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कल डालूंगा। आज लेकिन इस वीडियो ध्यान से देखिए और ठोको, लाइक ठोको, शेयर करो फ्रेंडों के साथ, करो अभी की अभी। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न दिया हुआ हमारा क्वेश्चन 6, फायरिंग रेंज पर अपनाए जाने वाले 5 सुरक्षा नियम लिखो। यदि आप वहां पर फायर करने जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए आपको, बिना कमांडर के उनके बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इसमें, ये हमारा 3 नंबर का है। इसमें मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं? 5। कितने? 5। यदि आप 3 नंबर के प्रश्न में 5 पॉइंट लिखोगे और 5 ही पूछे जाएं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? पूरे 3 नंबर। 100% लिख के दे रहा हूं यहाँ पर, 100% आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 1 भी नहीं मिलेगा, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं। नंबर 1 पर दिया हुआ है, रेंज फायरिंग पार्टी स्थान से 100 मीटर दूर रहें। यानी कि रेंज फायरिंग पार्टी यानी यहाँ से फायर हो रहा है, यहाँ पर लेटे हुए हैं या लेट कर फायर कर रहे हैं यहाँ पर फायरर, तो उससे कितने मीटर दूर यहाँ पर जगह है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर। कितने? 100 मीटर फायरिंग पार्टी बैठे, ठीक है। नंबर 2 पर लिखा है रेंज के सबसे ऊंचे स्थान पर, रेंज के सबसे ऊंचे, यहाँ वहाँ पर दीवार भी हो सकती है या कोई टीला भी हो सकता है, उस पर क्या करना है? लाल झंडा लगाएं तथा दाएं बाएं आदि स्थानों पर भी लाल झंडा लगाएं। लाल झंडा का मतलब क्या होता है? डेंजर, यानी कि आपके आसपास के जो लोग रहते हैं वहाँ पर, ये निकल रहे हैं वहाँ से, उनको पता चल जाए यहाँ पर कुछ खतरा है, डेंजर है, लाल झंडे से रुक जाएंगे वो, ठीक है। इसलिए लाल झंडा लगाना आवश्यक है। आगे लिखा हुआ है हमारा तीसरा पॉइंट, लाल जैकेट पहनाकर संतरियों को उचित स्थान पर लगाएं। जहां से ज्यादा भीड़ भाड़ आती है या निकलती है या लोग वहां पर ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वहां पर क्या? संतरियों को लगाएं, जो कि संतरियों उन्हें सही दिशा में उन्हें भेज दें, उन्हें सही निर्देश दें कि यहाँ पर फायरिंग है, यहाँ पर जाना अनुमति के विरुद्ध है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा चौथा, फायर शुरू होने से पहले, क्या? फायर शुरू होने से पहले बुगल बजाया जाए जिससे फायरिंग की जानकारी आम लोगों को हो जावे। यानी कि फायर से पहले सीटी बजाते हैं, क्योंकि आम लोग, वहाँ के आम लोग भी तो रहते हैं जिनके घर हैं फायर की जगह पर, टारगेट की जगह पर, तो उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर फायर होने वाला है, तो उस फायर वाली जगह पर नहीं जाएं। अगला लिखा हुआ है हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम पॉइंट है प्रश्न का। तो क्या लिखा हुआ है? फायरिंग से पहले तथा बाद में शस्त्रों का निरीक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? फायरिंग से पहले कहीं उसमें राउंड तो नहीं है, इसका निरीक्षण करना चाहिए, कहीं वो उसमें टूट फूट तो नहीं है, उसका निरीक्षण करना चाहिए, और उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, तभी फायर उस बंदूक से या राइफल से सही फायर करेगा। और बाद में क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें कोई जिंदा राउंड तो नहीं रह रहा, कोई इसमें कटा फटाक तो नहीं है, यानी कि हथियारों का परीक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है और प्रैक्टिकल के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम आपको 5 यानी कि 2 पेपर करा चुके हैं। कौन से? पहला पेपर है हमारा ड्रिल करा दिया, दूसरा पेपर है हमारा WT यानी वेपन ट्रेनिंग करा दी। आपको पेपर दिखा देते हैं, पूरा पेपर है हमारा, ये रहा। ड्रिल करा दिया, WT करा दी, ठीक है। ड्रिल WT पेपर 1, पेपर 2। आगे चलते हैं, पेपर 3 है हमारा। कल क्या पढ़ाएंगे आपको? पेपर 3,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आप तक मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर ठोकें और यूं ही बने रहें हमारे साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही पेपर लाता रहूंगा। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।